बच्चों, प्लेन मिरर के सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है और लाइट का रिफ्लेक्शन हो करके किसी ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लेन मिरर का मतलब वही मिरर जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, घरों में होता है हमारे, ठीक है। छोटा मिरर भी होता है, बड़ा मिरर भी होता है, लेकिन प्लेन मिरर का जो मतलब है वो क्या है कि उसका जो सरफेस होगा जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है वो बिल्कुल प्लेन होगा, उसमें ज़रा सा भी गड्ढा गुड्ढा नहीं होगा, वो एकदम से स्मूथ होगा, पॉलिश्ड होगा। तो ऐसे मिरर को हम कहेंगे प्लेन मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक प्लेन मिरर बना लेते हैं, उसके बाद प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन करवा के देखते हैं और किसी ऑब्जेक्ट की एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना करके भी देखेंगे। तो देखें, एक हम प्लेन मिरर यहाँ पर बना लेते हैं। मान लिया ये प्लेन मिरर है, इसमें एक साइड हम पॉलिश करेंगे, पेंटिंग करेंगे। पेंटिंग हमें पता है कि किस चीज़ की जाती है। सबसे पहले तो दूसरी साइड में जिधर हमें पेंटिंग करना होता है उधर साइड में सिल्वर की पेंटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ हम सिल्वर की पेंटिंग करते हैं, सिल्वर की। और सिल्वर के बाद उसकी पेंटिंग के बाद, क्योंकि सिल्वर बहुत ही स्मूथ होता है, पॉलिश सरफेस बनाता है, तो इस वजह से सिल्वर की पेंटिंग करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन इससे सिल्वर वाले मेटल से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन यही मेटल करता है। तो रिफ्लेक्शन के लिए बढ़िया रिफ्लेक्शन, इस वजह से सिल्वर की पेंटिंग करते हैं। उसके बाद से एक कोटिंग करते हैं रेड ऑक्साइड की। रेड ऑक्साइड की सिल्वर के बाद कोटिंग करते हैं। जो ये रेड ऑक्साइड है ये सिल्वर की पेंटिंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो एक हो गया अपना जो रिफ्लेक्टर का काम करता है, और दूसरा जो रेड ऑक्साइड वो प्रोटेक्टर का काम करता है, ये सिल्वर को खराब होने से बचाता है। तो ये जो है सिल्वर को एयर के साथ रिएक्शन करने से रोकता है। तो ये हुआ अपना मिरर बन गया, प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग वाला पार्ट होगा वो बिल्कुल स्मूथ होगा। तो स्मूथ इधर साइड है, और जिधर साइड ये छूटा हुआ, जिधर साइड पेंटिंग नहीं है, उधर से ही क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पर, मान लिया ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल एक ऐसा लाइन होता है जो सरफेस पर 90 डिग्री बनाता है। तो ये इस प्लेन मिरर के सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर ये अपना नॉर्मल है, इसे कहेंगे नॉर्मल। नॉर्मल को आप नाम दे सकते हो एन और एन डैश, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट रख करके उसकी इमेज बनानी है और साथ ही साथ उसका रिफ्लेक्शन भी हम यहाँ पर जान लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट ही ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम ओ और ओ डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ओ ये जो पार्ट है ये इसका नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। इसकी कुछ हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की हाइट में मान लीजिए कि ये ऊपर जो ओ डैश है वो इसका हेड है, सिर है, और जो ओ है वो इसका पैर है। तो ये ओ और ओ डैश से हमने ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर दिया है। ये वाला पॉइंट जो है ओ है, और लास्ट वाला पॉइंट जो सबसे ऊपर वाला है वो ओ डैश है। अब इसकी इमेज इस मिरर में बनेगी। कैसे बनेगी, हम अब रिफ्लेक्शन करवा करके देखेंगे और साथ ही साथ ये पढ़ेंगे कि आखिर रिफ्लेक्शन इसमें कैसे होता है। रूल तो हम पढ़ चुके हैं कि पहला रूल ये कहता है कि नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे होती है, जितना एंगल बनाते हुए जाती है उतना एंगल बनाते हुए वापस भी आती है। दूसरा रूल ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो उस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को इस्तेमाल करके हम यहाँ इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमें दो काम करना होता है। दो रे को ले करके जाना होता है, किसी ऑब्जेक्ट से निकाल करके दो रे ले करके जाएंगे और मिरर पर रिफ्लेक्ट करवाएंगे। रिफ्लेक्शन के बाद वो बिल्कुल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से वो रिफ्लेक्ट होकर के अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, और वो दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो हम क्या करते हैं, इस ऊपर वाले पॉइंट से, जो एकदम ऊपर वाला पॉइंट है ओ डैश, वहाँ से एक लाइट की रे हम क्या करते हैं, इस नॉर्मल के पैरेलल लेकर के जाते हैं यहाँ पर मिरर के पास। मिरर के सरफेस पर गई ये रे, ये लाइट की एक सिंगल रे है जो सिंगल वेव से बनती है। और वेव कैसे बनती है, फोटान के वाइब्रेशन से बनती है। फोटान दो तरीके से वाइब्रेट करता है, ऐसे भी और ऐसे भी, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है। तो देखिए, एक लाइट की एक सिंगल रे है और ये मिरर पर गई, मिरर के इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, और हम इसको जहाँ पर ये इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट को हम ए सपोज कर लेते हैं। अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद
अब यहाँ से क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि दूसरी साइड तो पेंटिंग है, दूसरी साइड में मिरर के पेंटिंग है और इधर साइड लाइट की रे जा नहीं सकती। अगर जाती तो रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन होता, जिसे हम अभी नहीं, अभी तो सिर्फ फिलहाल जो है मिरर से हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुई, वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होने के बाद ज़रा देखें कि अगर हम इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल भी बिल्कुल यही इसी के ऊपर होगा। ठीक है, नॉर्मल इसी के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये जो लाइट की रे लिया है वो बिल्कुल नॉर्मल ही है, वो 90 डिग्री पर ही है, सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाते हुए जा रही है। सरफेस के साथ 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रॉ किया हमने तो ये नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट रे है वो 0 डिग्री बनाते हुए आ रही है, मतलब आई क्या है, 0 है। तो यहाँ से जब ये टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी तो ये 0 डिग्री बनाते हुए आएगी भी, यानी आई और आर दोनों 0 हो जाएंगे और जिस रास्ते से ये गई है उसी रास्ते से फिर वापस भी आएगी। तो ये लाइट की रे हो गई, ये लाइट की रे हो गई। अभी हम आगे नहीं खींचेंगे और ये वाला पॉइंट अपना क्या है, ए है। एक और रे को हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना दो रे के इंटरसेक्शन के, रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन के इमेज बनती नहीं है। तो हमें 2 रे लेना पड़ेगा और दोनों रे को जो है रिफ्लेक्ट करवाने के बाद उनको इंटरसेक्ट करवाना पड़ेगा किसी पॉइंट पर। अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं रियल में तो ठीक है, तब रियल इमेज बन जाती है। अगर वो रियल में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, अगर उसको ज़बरदस्ती पीछे की तरफ खींचना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं पर इंटरसेक्ट करती हैं और वहाँ इमेज बनती है। उस टाइप की वो जो इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। तो वर्चुअल और रियल ये इमेज का नेचर है, लेकिन हमें 2 रे तो लेना ही पड़ेगा इमेज के फॉर्मेशन के लिए। तो एक रे हम क्या करते हैं, एक रे को हम यहाँ ले लेते हैं कि ये देखें यहाँ इस नॉर्मल पर, ठीक है। तो एक रे हम यहाँ से इसी पॉइंट से इस पॉइंट पर लेकर के जाते हैं। मान लिया ये पॉइंट ओ है, ओ नहीं कुछ और मान लेते हैं, यहाँ पी मान लेते हैं, ये पी पॉइंट है। तो लाइट की इंसिडेंट रे अब यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो रही है वहाँ पर नॉर्मल हमने पहले से ड्रॉ किया है, और मान लिया आई एंगल पर ये इंसिडेंट हो रही है, आ रही है इस सरफेस के पास। तो इतने ही एंगल से क्या करेगी, ये वापस भी जाएगी। ये क्या हुआ, इतने एंगल से वापस चलेगी लाइट की रे, ये है अपनी जो आर एंगल से वापस जाएगी। और यहाँ भी आई इक्वल्स टू क्या होगा, आर होगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है जितने एंगल से लाइट की रे नॉर्मल के साथ आती है बनाते हुए, नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हुए आती है, जो एंगल बनाते हुए आती है वही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्शन के बाद जाती हुई वापस जाती है। अब देखें एक लाइट की रे तो इधर चली गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर चली जाएगी, ये इसके पैरेलल चली जाएगी, और एक लाइट की रे इधर जा रही है। क्या ये दोनों कभी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ये इधर भाग रही है और ये वाली रे जो है इधर भाग रही है। पहली वाली रे ये है और दूसरी वाली रे, ये दोनों कहीं मिलेंगी नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो गया, डाइवर्जन हो गया, दोनों डाइवर्ज होकर के जा रही हैं, नहीं मिलने वाली हैं। तो फिर क्या करेंगे, हम पीछे की तरफ इनको एक्सटेंड करेंगे, दोनों रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। चलिए इसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया एन और एन डैश, इसी के पैरेलल में ये एक्सटेंड होगी, और इसको भी एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटेंड होकर के कुछ ऐसे होगी। और यहाँ पर दोनों रे यहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर दोनों मिल गई। अब यहीं पर इमेज बनेगी। ये जो ओ पॉइंट है जहाँ से हमने लाइट की रे को यहाँ पर निकाला था और ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर जा रही थी, पीछे हमने खींचा एक्सटेंड किया तो ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस ओ डैश पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगी और इसे हम कहेंगे आई डैश, क्योंकि इमेज की बात हो रही है इसीलिए हम इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आई और आई डैश से। और नीचे वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मल पे है, तो नॉर्मल पर जो रहेगा वो नॉर्मल पर ही पॉइंट बनेगा। मतलब ओ का जो इमेज है वो आई है और ओ डैश का जो है वो आई डैश है। तो ये अपना इमेज बन गया, मिरर के पीछे जस्ट बना है। ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ था और जो मिरर के अंदर में या कहें पीछे की तरफ ये इमेज बनी हुई है। अब इमेज के बारे में कुछ जानकारी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि इमेज जो बनी है वो कैसी बनी है, ये देख लेते हैं। पहली बात तो अगर हमें पोजीशन पता करना हो कि पोजीशन क्या है इमेज की ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो देखें जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, मान लिया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इमेज की डिस्टेंस भी कितनी है, उतनी ही है। ठीक है, उतनी ही इमेज की भी डिस्टेंस है, ये भी इसी मिरर से इतनी डिस्टेंस पर बन रहा है। मतलब क्या पोजीशन होगी, सेम एज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है
उतनी ही दूरी पर ये इमेज भी बनेगी, लेकिन क्या होगा, ऑन द बैक साइड ऑफ मिरर, लेकिन मिरर के पीछे साइड में, जिधर साइड पेंटिंग है उधर साइड में इमेज बनेगी, और ऑब्जेक्ट जो है सामने रखा गया है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सामने के पास रखा गया है, उसके सामने रखा गया है। दूसरी बात हमें ये बताना है कि पोजीशन जब हमने पता कर लिया तो जो इमेज बनी है उसकी साइज़ क्या है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की साइज छोटी बनी है या बड़ी बनी है, ये बताना है आपको। देखें, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ी इमेज भी बनी है, तो यहाँ हम लिखेंगे सेम एज ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है साइज भी इमेज की क्या है, उतनी ही बड़ी यहाँ पर हमें मिल रही है, इसलिए साइज में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज दोनों बराबर होगी। फिर हमें बताना है, लास्ट में ये बताना होता है कि भाई नेचर क्या मिला, इस इमेज का नेचर क्या मिला। नेचर में दो बातें होती हैं। पहला चीज़ आपको ये बताना होता है कि जो इमेज बनी है वो रियल बनी है या वर्चुअल बनी है। तो देखें, अगर रियल इमेज बनती तो क्या होता कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं रियल में ये आपस में कहीं इंटरसेक्ट करती, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो डाइवर्ट हो जा रही हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, कहीं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और हमने क्या किया, इनको ज़बरदस्ती पीछे खींच करके, एक्सटेंड करके यहाँ मिलाया, तब जाकर के इमेज बनी है। तो रियल में जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये आपस में कहीं मिल नहीं रही हैं, इस वजह से रियल इमेज बनने का सवाल तो ख़त्म हो जाता है। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। इस टाइप की इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। दूसरी बात हमें ये बताना होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है, जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट देखिए सीधा रखा हुआ है, वो उल्टी बनी है या सीधी बनी, सीधी बनी है या उल्टी बनी, इरेक्ट बनी है या इन्वर्टेड बनी है, ये हमें बताना होता है। तो देखें, ऑब्जेक्ट भी सीधा ऐसे खड़ा है, मान लिया ये इसका पैर है, ठीक है, तो इमेज का पैर भी नीचे की तरफ है, सर ऊपर की तरफ है, तो यहाँ हमें इरेक्ट इमेज मिलेगी, इरेक्ट। सीधी और वर्चुअल और सीधी इमेज हमें यहाँ पर मिलेगी, इरेक्ट इमेज मिलेगी। ये हमने इमेज के बारे में पूरा जो जानकारी था यहाँ पर हमने बता दिया। एक बात यहाँ पर और बताना है आपको कि भले ये जो इमेज है वो इरेक्ट बनी है, लेकिन बात ये होती है कि प्लेन मिरर में होता क्या है कि एक अलग टाइप की इमेज मिलती है हमको, जिसे कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज कहते हैं उनको। इन्वर्टेड का मतलब, ये इन्वर्टेड का मतलब कि उल्टी नहीं, मतलब सर का पैर नहीं, पैर का सर नहीं हो रहा है, लेकिन लैटरली इन्वर्जन हो रहा है। लैटरली जो है ये इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। कैसे, जब हम मिरर के सामने खड़े होते तो क्या होता है, हमारा जो ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है, मिरर में जो दिखाई देता है, मिरर की तरफ से देखें तो उसका, हमारा जो राइट है उस मिरर का लेफ्ट होता है, और हमारा जो लेफ्ट है वो मिरर का राइट होता है। बस लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है, इस वजह से लैटरल इन्वर्जन कहते हैं उसको। जो इमेज मिलती है हमको लैटरली इन्वर्टेड मिलती है, एक्चुअली में इन्वर्टेड नहीं मिलती है, एक्चुअल में तो इरेक्ट मिलती है। सर जो है ऊपर रहता है, पैर नीचे है, ऑब्जेक्ट का भी सर ऊपर है और पैर नीचे है, लेकिन सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि जो लेफ्ट का है वो राइट में दिखाई देता है और राइट का जो है लेफ्ट में दिखाई देता है मिरर के केस में, ठीक है। प्लेन मिरर के केस में ऐसा होता है। तो प्लेन मिरर के केस में एक अलग टाइप की इमेज मिलती है जिसे कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज। तो ये इसकी खास बात है, और आई होप कि आप सबको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा।